अगली बार और बढ़ चढ़ करके यहां जनता ने समर्थन किया और 10 की 10 सीटें सौंप दी, लेकिन विकास वो नहीं हुआ जिसका यहां वादा किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान यहां पर जहन में आता है, कहते नजर आए थे कि मैं प्यासी धरती को पानी देने के लिए आया हूं। हरियाणा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के आम चुनाव में किए थे, लेकिन वो वादे अब धरातल पर नजर नहीं आ रही हैं। कार से या अभी देखा गया कि आप लगातार जनता भी देखती आ रही है, और अगर आंकड़ों की अगर बात हम कर रहे हैं तो अब पूरे देश भर में सिर्फ पीएम मोदी की लहर देखी जा रही है और पीएम मोदी के चेहरे को लोग पसंद कर रहे हैं। तो इस बार बिल्कुल कहा जा सकता है कि 2024 में बीजेपी ही आएगी, और जो 400 पार का आंकड़ा दिया है वो पीएम मोदी की ही लहर है, जिसके चलते भाजपा नेताओं का गांव-गांव में विरोध देखने को मिल रहा है। ठीक है अक्षय, महाभारत काल से लेकर मुगलों का शासन हो या फिर अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई, हरियाणा ने हर वक्त पर एक अहम रोल निभाया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होने के बाद हरियाणा में अब राजनीतिक लड़ाई भी उतनी ही दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। तमाम जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं, उनमें हरियाणा में कुछ भी आकलन कर पाना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं होता है, लेकिन फिर भी तमाम परिस्थितियों, चुनावी रणनीतियों और आंकड़ों के आधार पर हरियाणा की राजनीति की चर्चा करना भी बेहद दिलचस्प होता है। आज 2024 के लोकसभा चुनाव के महासंग्राम में हरियाणा की तमाम 10 लोकसभा सीटों में कौन पार्टी कहां किस पर भारी पड़ती हुई नजर आएगी, इन तमाम आंकड़ों पर चर्चा करेंगे। इस एग्जिट पोल के माध्यम से आपको तमाम वो जानकारियां मिलेंगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के लिए सत्ता की खींचतान में एक दूसरे के आमने सामने आकर के खड़ी हो गई हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 सीटों पर 25 मई 2024 को मतदान संपन्न हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस वक्त एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है और कांग्रेस ऐसे में इस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाना चाहती है। प्रमुखता के साथ बात की जाए तो हरियाणा में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी पहली बार लोकसभा में अपने हाथ आजमाना चाहती है। लिहाजा कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट इंडिया अलायंस के गठबंधन के जरिए आम आदमी पार्टी के खाते में जाती है और वहां से राज्यसभा के पूर्व सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता चुनावी मैदान में है। तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय मौजूद हैं। अक्षय, स्वागत है आपका। शालिनी मौजूद है। शालिनी, स्वागत है आपका। किस तरीके से देखते हैं अक्षय, भिवानी महेंद्रगढ़ पहली लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो कांग्रेस से राव दान सिंह चुनावी मैदान में हैं, चौधरी धर्मवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। किसकी जीत के यहाँ पर ज़्यादा आसार दिखाई दे रहे हैं? देखिए दिनेश, बड़ा सवाल आपने यहाँ पर ज़रूर किया है, लेकिन मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पर एसपीएन के एग्जिट पोल का। ज़मीन पर हम उतरे, तमाम यहाँ पर जो हमारे रिपोर्टर्स थे, सभी सीटों का ब्यौरा किया। आपने जिस तरह से जिक्र किया यहाँ पर भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र का, जब हम उस संसदीय क्षेत्र में पहुँचे, लोगों से बातचीत की, तो रुझान जो निकल कर के आया वो कांग्रेस के समर्थन में ज़्यादा था। राव दान सिंह बेहद ही आगे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से हमने लोगों से बातचीत की, इसके बाद जो एक एग्जिट पोल एसपीएन 9 न्यूज़ का निकल के आया है, इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी तमाम दर्शक यहां पर देख रहे हैं कि कांग्रेस बेहद आगे चल रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में 5 से 6 सीटें आती दिख रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। यहां तक कि दुष्यंत चौटाला की जजपा भी 1 सीट यहां निकालती दिख रही है। भिवानी महेंद्रगढ़ का आपने जिक्र किया, राव दान सिंह, चौधरी धर्मवीर सिंह है। देखिए, मुकाबला अगर देखा जाए तो कांटे का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल है, क्योंकि हरियाणा की जनता ने, दिनेश, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में भी 2014 में 47 सीटें जिताकर के मौका दिया। इसके बाद 2019 में भी 40 सीटें जिताकर के प्रदेश की सत्ता संभालने का मौका दिया था। साथ ही साथ प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर 2014 में जीत दिलाई थी। तो अगली बार और बढ़ चढ़ करके यहां जनता ने समर्थन किया और 10 की 10 सीटें सौंप दी, लेकिन विकास वो नहीं हुआ जिसका यहां वादा किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान यहां पर जहन में आता है, कहते नजर आए थे कि मैं प्यासी धरती को पानी देने के लिए आया हूं। हरियाणा का यहाँ अब एक नया उदय होगा, भाजपा की सरकार आएगी। तमाम तरीके के यहाँ पर वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के आम चुनाव में किए थे, लेकिन वो वादे अब धरातल पर नजर नहीं आ रही हैं और उसी ही के चलते जो एंटी इनकम्बेंसी है उसमें सीधे तौर पर भाजपा को नुकसान है। और अगर यहाँ भिवानी महेंद्रगढ़ की भी बात की जाए तो राव दान सिंह बेहद ही आगे नजर आ रहे हैं भाजपा की चौधरी धर्मवीर सिंह से। बिल्कुल, यहाँ पर राव दान सिंह आगे नजर आ रहे हैं। शालिनी, गुरुग्राम लोकसभा सीट की बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह बनाम राज बब्बर, किसको यहाँ
वहां पर टक्कर में देख रही हैं। क्या राव इंद्रजीत सिंह एक धरातल के नेता, स्थानीय व्यक्ति होने के नाते इस सीट पर बाजी मारने में कामयाब होंगे? देखिए बिल्कुल दिनेश, अगर आंकड़ों की अगर हम बात कर रहे हैं, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि एग्जिट पोल में आखिरकार कौन हरियाणा से जीत हासिल कर सकता है, तो जिस प्रकार से हरियाणा में 2014 में बीजेपी ने 8 सीटें अपने हासिल की थी, जीत हासिल की थी, और 2019 की बात करें तो 2019 में भी बीजेपी ने 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो ऐसे में बिल्कुल यही देखा जाएगा कि अब की बार भी बीजेपी की सरकार ही आएगी। हाँ, कुछ कहा जा सकता है कि कुछ लोग नाराज हैं बीजेपी से, लेकिन ये कुछ लोगों की वजह से अगर बीजेपी मात खाती है, लोग नहीं शालिनी जी, वो बहुत लोग नाराज है। कारण दिखेगा आपको, कारण भी सामने आए हैं। देखिए दिनेश, जिस प्रकार से यहाँ अभी देखा गया कि आप लगातार जनता भी देखती आ रही है, और अगर आंकड़ों की अगर बात हम कर रहे हैं तो अब पूरे देश भर में सिर्फ पीएम मोदी की लहर देखी जा रही है और पीएम मोदी के चेहरे को लोग पसंद कर रहे हैं। तो इस बार बिल्कुल कहा जा सकता है कि 2024 में बीजेपी ही आएगी, और जो 400 पार का आंकड़ा दिया है वो पीएम मोदी की ही लहर है, जिसके चलते भाजपा नेताओं का गांव-गांव में विरोध देखने को मिल रहा है। ठीक है अक्षय, शालिनी रोकना चाहूंगा। गुरुग्राम सीट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकती है। राव इंद्रजीत सिंह स्थानीय नेता होने के कारण राजबब्बर पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। फरीदाबाद की बात करें तो कृष्णपाल गुर्जर, जो कि कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव में 2019 में बड़ी जीत दर्ज करके आए थे, उनके सामने है महेंद्र प्रताप सिंह। हरियाणा सरकार कैबिनेट में पूर्व मंत्री रह चुके महेंद्र प्रताप सिंह को टिकट देकर कांग्रेस पार्टी ने एक नई मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी कर दी थी। अक्षय, क्या देखते हैं फरीदाबाद पर बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर पर क्या भारी पड़ते नजर आएंगे महेंद्र प्रताप सिंह? बिल्कुल, देखिए दिनेश, भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली से सटा फरीदाबाद है, दक्षिणी दिल्ली के छोर पर पड़ता है यहाँ पर, और जिस तरीके से तमाम पहलू का यहाँ पर जिक्र हुआ है, काफी आगे भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही थी, लेकिन अब वो चीजें नहीं है। और यहाँ पर शालिनी जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। आपने कहा यहाँ पर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, जी वो कुछ लोग नहीं, वो बहुत लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम रैलियां, उनके तमाम बयान, उनके तमाम भाषणों के बाद ही ये चीज देखने को मिल रही है कि गांव-गांव में बीजेपी नेताओं का विरोध है। बीजेपी नेताओं में भी आप देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पूर्व सरकार में गृह मंत्री अनिल विज को किसानों ने घेर लिया। साफ तौर पर विज यहाँ पर अपनी गलती स्वीकारते नजर आए थे। गलती स्वीकारने का कारण देखिए अक्षय, विज ने अपनी जो गलती थी वो उन्होंने सुधारी, उन्होंने माफी मांगी। तो ऐसे में ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि लोग विरोध करेंगे बीजेपी को और बीजेपी को सत्ता में माफी मांगने से गलती सुधरती तो कांग्रेस 543 सीटें 2019 में जीत चुकी होती। अक्षय जी, आंकड़ों की बात करिए, आंकड़ों का अगर देखा जाए तो बीजेपी सत्ता में है और आने वाले समय में बीजेपी ही सत्ता में रहेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं फरीदाबाद लोकसभा सीट पर कृष्णपाल गुर्जर 2 बार के लगातार सांसद होने के चलते भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावनाएं कांग्रेस पार्टी से अधिक नजर आ रही है। बड़ी हॉट सीट की बात कर लेते हैं, सोनीपत। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता रहे। यहां पर बीजेपी ने मोहन लाल बड़ौली को चुनावी मैदान में उतारा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने सत्यपाल ब्रह्मचारी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी राजनीतिक करीबी माने जाते हैं। हुड्डा के गढ़ में क्या बीजेपी सेंधमारी कर पाएगी? अक्षय, क्या समझते हैं? जी हाँ, सोनीपत बिल्कुल आप देखिए दिनेश, यहाँ पर बहुत सटा हुआ इलाका मिलता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत से सटा हुआ सोनीपत, और जब पश्चिम यूपी की बात आती है, उससे सटे हरियाणा के इन क्षेत्रों की बात आती है, जिसमें सोनीपत संसदीय क्षेत्र भी आता है, तो किसान आंदोलन को नहीं भुलाया जा सकता। और केवल हरियाणा के कुछ क्षेत्र की नहीं, पूरे हरियाणा की बात है। तमाम देश भर के राज्यों की तरह कृषि प्रधान है हरियाणा। यहाँ पर हरियाणा केवल मात्र राज्य की अर्थव्यवस्था की बात की जाए, जो पूरी यहाँ पर आर्थिक संचालन राज्य में होता है, वो मुख्य रूप से कृषि पर मुझे लगता है देश निर्भर करता है। और जिस प्रकार से किसानों का विरोध देखने को मिला था, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर 1.5 साल तक आंदोलन चला, उस आंदोलन के चलते यहाँ मनोहर लाल खट्टर भी और अब की बात भारतीय जनता पार्टी सोनीपत में भी बुरी तरीके से पिछड़ती दिख रही है। क्या समझती है शालिनी? देखिए दिनेश, जो किसान आंदोलन हुआ था, बिल्कुल कहा जा सकता है कि सरकार की नीतियों को किसानों ने पसंद नहीं किया था। कहा जा सकता है कि शायद लोग उनकी नीतियों को समझ ना पाए हो ठीक तरीके से, इस वजह से उन्होंने विरोध किया। लेकिन जहां लगा सरकार को कि लोग विरोध कर रहे हैं, लोगों को वो नीति पसंद नहीं आ रही, तो सरकार ने उन नीतियों पे काम किया और नीतियों को वापस भी लिया। तो हम इस चीज को बिल्कुल भी नहीं नकार सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। किसान आंदोलन एक बड़ा फैक्टर सोनीपत में देखने को मिल सकता है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हार का सामना करना पड़ा था। अब हरियाणा में राजनीतिक गढ़ मानी जाने वाली सीट रोहतक, हुड्डा परिवार की एक और बड़ी सीट, दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में मोदी लहर 2000 के चलते भी यहां पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे।
कोसली हलके ने 2019 में कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा को झटका दिया और लिहाजा कांग्रेस पार्टी को ये सीट गंवानी पड़ गई। लेकिन फिर से यहां पर अरविंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने दीपेंद्र सिंह हुड्डा कितनी बड़ी शख्सियत बन पाएंगे यहां पर भारतीय जनता पार्टी के सामने दीपेंद्र, जबकि जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता के रूप में देखे जाते हैं। अक्षय, दिनेश, हरियाणा की जनता ने, रोहतक की जनता ने यहाँ पर भाजपा को मौका देकर देख लिया है। एक नहीं, 2 बार मौका दिया है, 5 नहीं 10 साल मौका दिया है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को नकार करके भी यहाँ पर रोहतक की जनता ने देख लिया। और अब की बार यहाँ जिस तरीके से लोगों से बातचीत यहाँ पर की, यहाँ लोगों की राय जानी, उनके जो जमीनी स्तर पर मुद्दे हैं, जो दिक्कत, तमाम तरह की परेशानियां हैं, उनके बारे में जाना, तो वे अभी भी यहाँ पर हैं। यानी कि कुल मिलाकर के लोगों में अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो समर्थन नजर नहीं आ रहा है। और रोहतक की भी आपने यहाँ पर बात की, गढ़ हरियाणा की सियासत का माना जाता है, वहां पर अब की बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा आगे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जमीन से जुड़े हुए नेता है, 2019 में जनता ने इतने बड़े समर्थन में यहाँ पर 7 वोट या मतदाता के तौर पर नहीं दिया कि उन्हें सांसद बना पाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं जनता ने करके देख लिया है कि कितना विकास बीजेपी के चुने हुए 2019 वाले सांसद ने उनके क्षेत्र में किया है। अब एक बार फिर से हरियाणा की जनता कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और बड़े दिग्गज चेहरा दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने सांसद के तौर पर देखना चाह रही है। ये साफ तौर पर एग्जिट पोल में SPN 9 न्यूज़ के निकल रहा है। ठीक है, शालिनी क्या समझती है? बीजेपी के लिए चुनौती दीपेंद्र सिंह हुड्डा? बीजेपी के लिए चुनौती ना पहले थी ना अब होगी। देखिए अक्षय, जिस प्रकार से आप उनके गुणगान गाते दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सिर्फ कह देने से नहीं फर्क पड़ता है। अगर जनता के बीच में हम लोग गए हैं, वहां पर बातचीत हुई है, तो जनता ने बताया है कि बीजेपी ने कार्य किया है। हरियाणा में बीच में ही विरोध हो रहा है, जनता के बीच में ही नेताओं की गाड़ियां रोक दी जाती है, जनता के बीच में। हरियाणा में जो पानी की समस्या थी, हरियाणा में जो पानी की समस्या थी, वो बीजेपी सरकार ने खत्म की है। लोग अब बीजेपी सरकार से खुश हैं और दोबारा से ये कह सकते हैं कि दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री के चेहरे पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दांव लगाती नजर आ रही है, लेकिन किसानों की एंटी इनकम्बेंसी और रोहतक के राजनीतिक गढ़ होने के नाते ये सीट कांग्रेस पार्टी के लिए अधिक प्रभावी नजर आ रही है। SPN 9 न्यूज़ के तमाम यहाँ पर आंकड़ों के आधार पर रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत दर्ज करते हुए नजर आ सकते हैं। अगली सीट का रुख करेंगे अक्षय, हिसार। चौटाला परिवार के, या यूं कहें कि चौटाला यहां पर परिवार से जो संबंध रखने वाले हैं, 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। कांग्रेस से यहां पर जयप्रकाश को चुनावी मैदान में मौका दिया गया है। रणजीत सिंह चौटाला, सुनैना चौटाला, नैना चौटाला और इसके साथ साथ दुष्यंत भी कहीं ना कहीं जो है प्रभावी तरीके से अपनी छाप छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ये सीट जेजेपी और कांग्रेस के बीच ही फंसती नजर आएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने रणजीत सिंह चौटाला को चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं वोट बैंक को काटने की एक रणनीति का यहाँ पर कहीं ना कहीं इजाद किया है। देखिए, वोट बैंक को काटने की रणनीति जरूर अपनाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति का अंदाजा दिनेश इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने जब अपनी 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, तो उसमें हरियाणा की हिसार सीट आने वाली थी और हिसार से सांसद रहे ब्रजेश सिंह, जो 2019 में यहीं से चुनकर के सदन पहुंचे थे, उन्होंने पहली सूची आने से पहले ही पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया था कि बीजेपी आलाकमान ब्रजेश सिंह का टिकट काटने वाला है। और अगर आप यहां पर गौर करेंगे तो ब्रजेश सिंह के भाजपा छोड़ने के ठीक 1 महीने बाद उनके पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी भाजपा छोड़कर के कांग्रेस का दामन थाम लिया था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कितनी कमजोर हरियाणा में नजर आ रही है। मौजूदा सांसदों ने टिकट कटना तो आप दूर छोड़िए, यहां पर मौजूदा सांसदों ने सूची आने से पहले ही पार्टी छोड़कर के दूसरी पार्टी का रुख किया। अक्षय, देखिए आपको एक चीज बता दें कि ये लोकसभा चुनाव है, यहाँ पर बीजेपी से कम कांग्रेस से लोग ज्यादा बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो आप ये मत बोलिए कि लिस्ट मतलब सामने आने से पहले दिल्ली में 5 सांसदों के टिकट क्यों काटे आखिर? फिर कांग्रेस की आप बात करिए, कांग्रेस से भी कई नेताओं ने बीजेपी का साथ, बीजेपी का दामन थामा है। तो आप ये मत बोलिए कि सत्ताधारी दल में आखिर ऐसा क्यों रहा है? क्या उन्हें सत्ता में रहकर काम करने का मौका नहीं मिला या काम नहीं कर पाए? तो चलिए, हिसार लोकसभा सीट पर SPN 9 न्यूज़ के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उनके आधार पर कांग्रेस पार्टी के जयप्रकाश यहां से जीत दर्ज कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो नैना चौटाला चुनावी मैदान में अवश्य है, लेकिन यहां पर किसानों का एक बड़ा फैक्टर है और किसान आंदोलन ने पूरे हरियाणा की राजनीति को प्रभावित किया है।
हिसार से सटी हुई सिरसा लोकसभा सीट की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे यहां पर अशोक तंवर को टिकट देकर के कहीं ना कहीं चुनाव को दिलचस्प बनाने की कोशिश की है। ऐसी समाज से आते हैं और इसके साथ साथ पंजाबी वोट बैंक का भी अच्छा खासा वहां पर वर्चस्व देखा जाता है। शालिनी, सिरसा से किसकी जीत देखती हैं, अशोक तंवर या फिर कुमारी सैलजा? देखिए, जिस प्रकार से अभी देखा गया कि हरियाणा में जो फेरबदल हुआ, विधायकों ने जो इतना बड़ा निर्णय लिया, निर्दलीय विधायक इधर से उधर हुए, लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी कि बीजेपी अगर निर्दलीय जो विधायक हैं वो बीजेपी का साथ नहीं भी देंगे तो भी बीजेपी कहीं ना कहीं जीत के सत्ता पे ही बैठी रहेगी और जीत हासिल करेगी। ऐसे में बात अगर की जाए तो यहाँ पर भी बीजेपी की जीत हासिल होगी, जिस प्रकार से 2019 में 10 सीटें। कैसे होगी बीजेपी की जीत हासिल? कैंडिडेट तो कांग्रेस का था, पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, अब भाजपा में आ गए, उनको टिकट दे दिया गया है, किसान उनके खिलाफ हैं, गांव में घुसने से रोका जा रहा है। कैसे बीजेपी जीतेगी सिरसा लोकसभा सीट को? देखिए, इसलिए जीतेगी दिनेश क्योंकि कांग्रेस, जहां अभी अक्षय ने कहा कि जिस प्रकार से आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, तो ऐसे में तो आप ये मानती हैं कि किसान आंदोलन कोई बड़ा फैक्टर नहीं है हरियाणा में? बिल्कुल है, क्योंकि 26 जनवरी वाले दिन वो आंदोलन हुआ था, तो ऐसे में बिल्कुल कहा जा सकता है जो किसान हैं वो बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन उनके समर्थन में बीजेपी ने कार्य किए हैं, कई योजनाएं निकाली। तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? लेकिन देखिए दिनेश, अब वो किसानों के मैंने पहले भी बताया आपको कि किसान जो हैं वो उन नीतियों को शायद नहीं समझ पाए जिस प्रकार से सरकार उस पर काम करना चाह रही थी। समझाया जाना चाहिए था केंद्र सरकार की तरफ से, किसानों को बुलाते, बैठाते, उनसे मीटिंग करते, बात करने की कोशिश की थी, लेकिन किसान नहीं समझे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने आकर ये कहा कि हम किसानों को समझाने में नाकाम रहे, पर वो सीधा विरोध पर उतर गए, उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। बात करने की कोशिश की थी, मीटिंग करने की कोशिश की गई थी, लेकिन किसानों ने नहीं समझा और वो सीधा आंदोलन पे आ गए। ठीक है अक्षय, क्या समझते हैं सिरसा? देखिए, सिरसा मुझे लगता है यहाँ पेचीदा, यहाँ पेच फंस रहा है कांग्रेस का। देखिए दिनेश, एक पार्टी के लिए हार जीत दो आधार पर तय होती है। पहला ये कि माहौल क्या है और दूसरा ये कि संगठन किस स्तर पर है, संगठन का क्या स्तर है। संगठन की बात की जाए तो कांग्रेस में हिसार से इतर हट के जब हम सिरसा की ओर आते हैं, खासतौर पर कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ आते हैं तो अंतर कलह देखने को मिलता है। सिरसा वो एकमात्र इस पूरे चुनाव में लोकसभा की वो सीट रही है जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव प्रचार नहीं किया। कुमारी सैलजा से यहाँ आपसी कुछ विवाद होने के चलते, तो ये कहीं ना कहीं वो सीट है जहां कांग्रेस का पेंच फंस सकता है और भारतीय जनता पार्टी इसके चलते यहाँ बाजी मार सकती है। जिस तरीके से जो ग्राउंड पर तमाम हमारे रिपोर्टर्स और जो सर्वे आ रहे हैं उसके मुताबिक सिरसा लोकसभा सीट पर लड़ाई तो जबरदस्त देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर जो एज है, जो कहीं ना कहीं बढ़त है, वो कुमारी सैलजा के खाते में जाती हुई दिखाई दे सकती है। सिरसा लोकसभा सीट पर तमाम हमारे यहाँ पर सर्वे के मुताबिक कांग्रेस पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ सकती है। करनाल की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर दांव लगाया है। किस तरीके से देखते हैं अक्षय, किसानों का विरोध वही फिर से एक बार, और करनाल से मनोहर लाल खट्टर को चुनावी मैदान में उतारने की नौबत क्यों आई? अभी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कमजोर हरियाणा में नजर आ रही है और यही कारण बना है कि पूर्व मुख्यमंत्री को चुनावी मैदान में उतारा है। आप अगर यहाँ पर गौर करेंगे, पुराने चेहरों पर या बड़ी उम्र के चेहरों पर बीजेपी दांव नहीं लगाती और यही कारण रहा कहीं ना कहीं कि मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ जिस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी रही और एक चेहरा भी यहाँ पर उम्र ढलाव की ओर है, यहाँ पर इसके चलते टिकट यहाँ पर काट दिया गया, या कहीं की कुर्सी, सीएम कुर्सी से टिकट काटा गया, लेकिन यहाँ पर जो सांसद की टिकट है यहाँ पर वो नहीं काटी गई। इसका कारण साफ है कि बीजेपी मुश्किल में यहाँ नजर आ रही है। बीजेपी मुश्किल में नजर आ रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर के चेहरे के होते हुए भारतीय जनता पार्टी को यहां पर कुछ लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन एग्जिट पोल के तमाम आंकड़ों के आधार के ऊपर मनोहर लाल खट्टर दिव्यांशु बुद्धि राजा पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। अंबाला सीट की बात करें, बंतो कटारिया, रतनलाल कटारिया पूर्व सांसद की पत्नी यहां पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। किसानों का जबरदस्त विरोध यहां भी देखने को मिला, लेकिन सहानुभूतिपूर्ण यहां पर जिस तरीके से तमाम जो वोट बैंक को आकर्षित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। वरुण चौधरी को यहां पर कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। अक्षय, क्या कड़ी टक्कर दिख रही है या फिर कांग्रेस पार्टी या बीजेपी?
जी बिल्कुल, दिनेश उन सीटों में से नज़र आ रही है यहाँ पर जहाँ पर कड़ी टक्कर मैं कहूँगा पूरी तरीके से नज़र आ रही है। एग्जिट पोल की अगर हम यहाँ पर बात करें SPN 9 न्यूज़ की, 5 से 6 सीटों पर जहाँ कांग्रेस आगे थी, तो जो शेष वे भाजपा वाली सीटें 3 से 4 जहाँ बीजेपी आगे है, तो ये उन सीटों में कहीं ना कहीं मुझे आगे नजर आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अंबाला लोकसभा सीट पर आगे नजर आ रही है। आरक्षित सीट होने के कारण चलते यहाँ पर बंतो कटारिया चुनावी मैदान में बाजी मार सकती है। अंतिम सीट अति दिलचस्प सीट, और यहाँ पर ये दिलचस्प सीट इसलिए हो जाती है क्योंकि INLD के अभय सिंह चौटाला जो चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से डॉक्टर सुशील गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा गया है, और बीजेपी ने यहां पर नवीन जिंदल कांग्रेस पार्टी से भाजपा में जाने वाले प्रत्याशी को टिकट दिया है। शालिनी, किसकी जीत दिखाई दे रही है यहां पर, नवीन जिंदल, सुशील गुप्ता या फिर अभय सिंह चौटाला? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस का, तो यही कह सकते हैं कि कांग्रेस का तो पत्ता साफ हो चुका है। देश में कांग्रेस बहुत कम ही सीटों पर नजर आती है, तो ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वही जीत हासिल करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से अगर नतीजे देखे जाएं, जिस प्रकार से तीनों यहाँ पर जो चुनाव होगा, जो त्रिकोणीय चुनाव है, तो हाँ, लेकिन ये बिल्कुल कहा जा सकता है दिनेश कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर यहाँ पर दांव खेला है, तो ऐसे में बीजेपी को कुछ मुश्किल हो सकती है, चुनौती बिल्कुल दे सकते हैं ये नेता, लेकिन हार का सामना कहीं ना कहीं बीजेपी को नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पर चुनौती अवश्य दे सकते हैं। अभय सिंह चौटाला कितना अहम फैक्टर, क्या ये सीट फंसती हुई नजर आ रही है अक्षय? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस यहाँ पर काफ़ी आगे नजर आ रही है। अभय सिंह चौटाला को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर मौका जरूर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बार फिर से मुझे इसमें आगे दिख रही है। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन है, लेकिन ये सीट कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी अपने खाते में डाल सकती है और हरियाणा की राजनीति में अपना राजनीतिक डेब्यू करती हुई नजर आ सकती है। तो तमाम एग्जिट पोल के यहाँ पर जो नतीजे आंकड़े हैं, ग्राउंड पर जो परिस्थितियां हैं, उनके आधार पर हमने चर्चा करने की कोशिश की। हरियाणा में अंततः जो परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही है, उसमें 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी 2019 के आंकड़ों को यहाँ पर पछाड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को कड़ा झटका देते हुए बड़ा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। 5 सीटें जीतना यानी कि आधे हरियाणा पर कब्जा करती हुई कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दे रही है, और इसके साथ साथ 4 सीटों पर बीजेपी अपना परचम लहरा सकती है, जो कि एक बड़ा ही निराश कर देने वाला प्रदर्शन होगा, क्योंकि जिस तरीके का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है, प्रदेश में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, और नतीजतन ये एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं केंद्र में सत्ता से हाथ धोने की भी नौबत ला सकती है। एक सीट यहां पर अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कांग्रेस पार्टी यहां पर बाजी मार ले, लेकिन अभय सिंह चौटाला यहां जिस तरीके से किसान आंदोलन का पूरा लाभ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुरुक्षेत्र वो सीट है जहां पर आम आदमी पार्टी और INLD के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, और देखना यह होगा कि अब जो चुनावी नतीजे आएंगे उसमें कौन पार्टी यहां पर कितनी सीटों पर परचम लहरा पाती है। फिलहाल अक्षय और शालिनी, आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।